हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज आप जो पाठ पढ़ोगे उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा भारत के सबसे सफल कवित्रियों में से एक है। हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आज का पाठ मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय के सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कवि परिचय कर लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के प्रति काफ़ी प्रयत्न किए। महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थीं। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। कवि परिचय के बाद अब हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन में अपने बचपन व स्कूल कॉलेज के दिनों की खट्टी मीठी यादों को संजोया है। उन्होंने उस वक्त के सामाजिक जीवन, लड़कियों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, अपने घर का माहौल, उनके प्रति उनके माता पिता का सकारात्मक रवैया व अपने स्कूल के सहपाठियों के बारे में बताया है। इस पाठ में लेखिका ने यह बताया है कि उस वक्त लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ भाग्यशाली अगर बच भी जाती तो उनके साथ जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता था। लेकिन लेखिका खुशकिस्मत थी कि उनके घर में इस तरह का माहौल नहीं था। कहानी की शुरुआत करते हुए लेखिका कहती हैं कि उनके परिवार में 200 वर्ष के बाद किसी लड़की ने जन्म लिया और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए उनके दादाजी ने माता दुर्गा की पूजा आराधना की थी। उनके पिताजी बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति थे। वो चाहते थे कि उनकी पुत्री पढ़ लिख कर विदुषी बने। उनके पिता अंग्रेजी जानते थे और घर में उर्दू और फारसी सभी लोग जानते थे। उनकी माताजी जबलपुर की थीं, जो हिंदी और संस्कृत अच्छी तरह जानती थी। इसलिए हिंदी और संस्कृत पढ़ना उन्होंने अपनी माता से सीखा। लेखिका कहती हैं कि उनकी माता ने उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने की प्रेरणा दी। पंचतंत्र की कहानियाँ नैतिक शिक्षा की प्रेरणा देती है। लेखिका की उर्दू फारसी में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने उर्दू फारसी पढ़ने से मना कर दिया। उनकी माँ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह मीरा के पदों को बहुत सुंदर तरीके से गाती थी तथा गीता का पाठ भी करती थी। लेखिका अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा। अब लेखिका को स्कूल भेजने का समय आ गया था। इनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही अलग था, इसलिए वहाँ उनका मन बिल्कुल नहीं लगा और उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया। फिर उनके पिता ने उन्हें क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां उन्हें सीधे 5वीं क्लास में प्रवेश मिला। यहाँ का माहौल लेखिका के घर के जैसा ही था। वहाँ के मेस में बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता था। यहाँ लेखिका का मन पढ़ाई में लगने लगा। वो छात्रावास में रहती थी, जहाँ एक कमरे पर 4 लड़कियाँ एक साथ रहती थीं। छात्रावास में उनकी पहली सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान बनी, जो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। छात्रावास में सब लोग सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री के नाम से जानते थे। यहाँ लेखिका भी अब कविताएं लिखने लगी थी, लेकिन वह किसी को इस बारे में बताती नहीं थी।
लेकिन एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी को इस बारे में पता चल गया। तब उन्होंने छात्रावास के सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी। इसके बाद उन लोगों की गहरी दोस्ती हो गई। अब दोनों मिल बैठकर कविताओं की तुकबंदी करती थीं। उन दिनों हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ करता था। लेखिका अपनी कविताएं छपवाने के लिए स्त्री दर्पण पत्रिका में भेजने लगी। जब भी उस पत्रिका में उनकी कविताएं छपती, वे बहुत खुश हो जाती थीं। उस वक्त गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन शुरू किया था और आनंद भवन इस असहयोग आंदोलन का केंद्र था, जहाँ पर खूब हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होता था। वहाँ पर अक्सर कवि सम्मेलन होते रहते थे और उन कवि सम्मेलनों में लेखिका भी भाग लेती थीं। इन कवि सम्मेलनों के अध्यक्ष अयोध्या सिंह हरिऔध, रत्नाकर श्रीधर पाठक जी होते थे। कवि सम्मेलनों में वो हमेशा ही प्रथम आती थीं। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने 100 से अधिक मेडल जीते। एक बार लेखिका को एक चांदी का कटोरा इनाम के तौर पर मिला, जिसमें बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। उन्होंने उस कटोरे को जब सुभद्रा कुमारी चौहान को दिखाया तो उन्होंने खुश होकर लेखिका से उसी कटोरे में खीर खिलाने की फरमाइश कर दी। गांधी जी अक्सर आनंद भवन आया करते थे और उनके छात्रावास की लड़कियां भी 1 आना 2 आना बचाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन कोष में दान देती थीं। जब लेखिका ने गांधी जी को वह चांदी का कटोरा दिखाया तो गांधी जी ने उनसे वो कटोरा मांग लिया। वापस घर आकर जब उन्होंने यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान जी को बताई तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा कि खीर तो तुम्हें मुझे खिलानी ही पड़ेगी, चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। इसके कुछ समय बाद सुभद्रा कुमारी चौहान उनके हॉस्टल से चली गई। उसके बाद कोल्हापुर की जेबू निशा उनके साथ उनके कमरे में रहने आई, जो उनके काम में बहुत मदद करती थी, जिस वजह से उन्हें अपनी कविताएं लिखने का खूब समय मिल जाता था। वह मराठी बोलती थी, लेकिन लेखिका को भी उनसे मराठी सीखने का मौका मिला। छात्रावास में अलग अलग भाषाएं बोलने वाली अलग अलग प्रदेशों से आई सभी छात्राएं एक साथ रहती थीं। सबके बीच प्रेम, अपनापन व सौहार्द का वातावरण था। कहीं भी कोई वैमनस्य नहीं था। इसके बाद लेखिका आगे की पढ़ाई के लिए विद्यापीठ चली गई। लेखिका कहती हैं कि मेरे बचपन के संस्कार ताउम्र मेरे साथ रहे। इसके बाद लेखिका अपने पड़ोसी नवारा के नवाब साहब के बारे में बताती है कि जिनकी नवाबी अंग्रेज़ों ने छीन ली थी और वो उनके पड़ोस में आकर रहने लगे। नवाब साहब की बीवी को लेखिका ताई कहती थी और उनके बच्चे लेखिका को चाची जान कहते थे। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छा खासा मेलजोल था। दोनों परिवार सभी त्यौहार आपस में मिलजुल कर मनाते थे। लेखिका के छोटे भाई का नाम भी मनमोहन नवाब साहब की बीवी ने ही रखा था, जो आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। अंत में लेखिका कहती हैं कि उस समय लोगों के बीच अपनापन व प्रेम था। समाज में सौहार्द व एकता का वातावरण था। लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के तीज त्यौहार मनाते थे। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे यह सब एक सपना था। लेखिका कहती हैं, काश अगर आज भी वही माहौल होता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। तो बच्चों, हमने देखा कि महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण व रेखाचित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को ही है। उनके दूसरे संस्मरणों और रेखाचित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। तो बच्चों, आज का पाठ आपका समाप्त होता है।